सोचो, एक ऐसा यूरोप जहाँ हर 50 किलोमीटर पे अलग किंग, अलग लॉज, अलग करेंसी, जैसे इंडिया में हर स्टेट अलग देश हो। फिर एक जज्बा उठा, लोगों ने कहा हम एक हैं और एक देश चाहिए। यही जज्बा था नेशनलिज्म का, जिसने पूरा यूरोप का चेहरा बदल दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर के इटली के रेड शर्ट तक ऐसी कहानी जो पूरे पॉलिटिक्स, पावर और पैशन से भरा है। तो तैयार हो जाओ एक ज़बरदस्त हिस्टोरिकल राइड के लिए, जिसमें हीरो भी है, विलन भी है और एक नई दुनिया बनाने का जुनून भी है। हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान AKA शिजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, बिहार का फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम बेस्ड है। अगर आप हमारे चैनल में बिल्कुल सुन रहे हैं तो क्यों सब्सक्राइब करेंगे? जस्ट बताते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए हमें। ये चैनल कम्प्लीटली बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सिलेबस को फॉलो करता है। अगर आप नई वीडियोस देखें तो फटाफट से प्लेलिस्ट सेक्शन जाइए। पहले वहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और आज हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट हिस्ट्री, और बहुत ही कम टाइम पे ऑलरेडी चीज़ें कराया गया। इतना कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये हम 3 साल से चीज़ों को करते हुए आ रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियोस को और शॉर्ट्स में जाकर के हमारे चैनल्स के टॉपर्स को, स्टेट रैंक 6, बहुत सारे स्कूल टॉपर्स, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स के भी वीडियोस अपलोडेड है, जाकर के देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के यहाँ पे मोर पे क्लिक करके दिल मांगे मोर, वहाँ पे जाकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, लिंक्स है, नंबर है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री, तो आपने SCERT, बिहार बोर्ड SCERT को फॉलो करता है, तो आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2 SCERT इंग्लिश मीडियम की चीज़ें करने वाले होंगे। आप पूछेंगे हमें बुक चाहिए, तो सॉरी रहेगा, बुक वगैरह नहीं मिलता है, मार्केट में भी नहीं मिलता है। जो चीज़ करा रहा है PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ बुक में पढ़िएगा तो बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, समझ से परे हो जाएगा। बट बस आप लेक्चर और नोट्स को फॉलो कीजिएगा, हर एक चीज़ बन जाएगा, ये मेरा वादा है। ये आपका बुक आपने तो कभी देखा होगा नहीं, तो देख लो अभी। और सिलेबस की बात कर ले, आ जाओ। ये रहा आपका सिलेबस। NCERT से चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, NCERT से चीज़ें ज़्यादा भी है, और बिहार बोर्ड फॉलो करता है इसी को। इस बात को याद रखना। आपने NCERT पढ़ रखा है, चैप्टर समझ रखा है, काफ़ी है। यहाँ पे देखिएगा, ये SCERT में चीज़ें मतलब इधर उधर, कहानी कहाँ से कहीं, कहाँ से कहीं, इसलिए मैंने आप सबको बोला था कि आप लोग NCERT का बस कहानी पढ़ के रख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन बनेगा इससे बता देंगे कि 2 नंबर कैसे आएंगे, 1 नंबर कैसे आएंगे, 5 नंबर कैसे आएंगे, हर एक चीज़ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो टोटल हमारा 8 चैप्टर है। नेशनलिज्म इन यूरोप, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडो चाइना, नेशनलिज्म इन इंडिया, इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड, अर्बनाइजेशन, ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन एंड प्रेस कल्चर। ये आपका टोटल सिलेबस है। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 1 करेंगे और पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 कंप्लीट कर देंगे हम लोग, बिल्कुल ख़त्म, मतलब आसान शब्दों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले वर्ड है नेशनलिज्म। ये बिहार बोर्ड का 2 नंबर का फेवरेट सा क्वेश्चन है। आप पूछोगे नेशनलिज्म क्या है, आप लोग ऑलरेडी NCERT में पढ़ रखा है, सुन रखा है, मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले पकड़ लेते हैं किसको, नेशनलिज्म को पकड़ना है, समझे? हाँ जी। तो नेशनलिज्म एक ऐसा फीलिंग है जहाँ लोगों में अपने देश के प्रति प्यार, गर्व, समर्पण, ये चीज़ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। जैसे अगर हम भारत के लिए तिरंगा दिखाकर गर्व महसूस करते हैं, तो ये देश के लिए कुछ करना की चाह होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं। और अच्छे से एग्जांपल से समझना चाहेंगे तो सिंपल सा मान लीजिए, इंडिया इंग्लैंड का मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच। ऑलरेडी बहुत लोग ज़्यादा क्रिकेट देखते होंगे, है ना? तो जब मैच चल रहा होता है तो हम लोग सब एकजुट होकर के बोलते हैं ना, एकदम चीख चीख करके, इंडिया इंडिया इंडिया। तो ये क्या हो गया? अपने देश के प्रति जो प्यार होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नेशनलिज्म। समझ में आ गया क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है? आ जाओ डेफिनेशन देख लेते हैं। नेशनलिज्म इज़ अ स्ट्रांग बिलीव दैट पीपल हु शेयर कॉमन कल्चर, हिस्टोरिकल लैंग्वेज, language, identity should be united as a one nation, work together to promote interest of their country।
और इस सेंस और प्राइड और लॉयल्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नेशन बनाता है, जिसको हम लोग नेशनलिज्म बोलते हैं। नेशनलिज्म एक बेसिकली एक स्ट्रांग बिलीफ होता है, जो क्या होता है सभी पीपल्स शेयर करते हैं, जिसका कॉमन कल्चर हो, हिस्ट्री हो, लैंग्वेजेस हो, आइडेंटिटी हो, और यूनाइट होकर रहे, एक नेशन बनाए, साथ में काम करें, प्रमोट करें अपना इंटरेस्ट किसके प्रति, देश के प्रति, जैसे इंडियन आर्मी में सब जाते हैं, है ना। ओके, इट इज़ द सेंस ऑफ प्राइड एंड लॉयल्टी टुवर्ड द वन नेशन। नेशनलिज्म एक फीलिंग है जो क्रिएट करता है सेंस ऑफ यूनिटी, एक यूनिटी को क्रिएट करता है अमॉन्ग द पीपल जो किसी भी जोग्राफिकल, कल्चरल एंड सोशल जगह में रहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कहीं भी चल जाओ इंडिया के कोई भी कोने में, तो वो लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, है ना। तो ये क्या है, कहीं भी चल जाए, जोग्राफी अलग हो जाए कल, या फिर आप कहीं भी आउट ऑफ इंडिया जाओ, फिर भी आप लगाओगे ना प्राउड टू बी इंडियन, है ना। ओके, तो ये फीलिंग क्या होता है, ये हमारा नेशनलिज्म कहलाता है, देश के प्रति प्यार को। आपको किसके प्रति प्यार है बताओ, है ना। अभी मत बताओ, घर वाले मारेंगे। आते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म यानी देश के प्रति प्यार जागा, क्या कारण था, उसके बारे में हम लोग चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म, आखिर कहाँ से उठा, कोई आई थी क्या यूरोप में, नहीं ना, कुछ तो हुआ होगा, हाँ तो वो जान लेते हैं। द सीड ऑफ नेशनलिज्म was sown in the Europe during the period of Renaissance between 14th and 17th century. However, it came into more developed from the after the French Revolution of 1879. चीज़ों को समझते हैं। जो नेशनलिज्म का सीड था, अच्छा सीड आए थे, अच्छा ठीक है, बीज आया था, वो कब से देखना हुआ, यूरोप के मतलब यूरोप में कब, आपका लगभग 14 से 17 सेंचुरी। जहाँ बोलूँगा ऑब्जेक्टिव मार्क उसी में करके रखना, वही एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आएगा। फिर ये धीरे धीरे क्या हो गया, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म फीलिंग इन यूरोप ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, अभी क्या हुआ था, कैसे हुआ था समझेंगे, ठीक है, बुक के हिसाब से चल रहे थे। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद ये चीज़ क्या हुआ था, इन्फ्लुएंस हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ आप नॉर्मली क्या बोलते, पढ़ते नहीं हो, नॉर्मल एकदम मोटिवेशन 10 गो रील आ गया आपके दिमाग में, आ गया कि अब भाई साहब कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, या फिर कुछ पैसा वाला रील आ गया, अब यही चीज़ करेंगे, एक तरीके का मोटिवेशन आ जाता है ना। तो वही चीज़ डेवलप हुआ वहाँ पे, किससे इन्फ्लुएंस हो करके, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर। फॉर एग्जांपल, मैंने ये चैनल बनाया, तो मैंने मूवी देख रहा था डैशिंग सीएम महेश बाबू का, तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगा। वहाँ पे एक लाइन था कि हर चीज़ हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए क्यों नहीं है, तो वो चीज़ मेरा आइडिया दिमाग में आया, तो वहाँ से मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया। तो सोचो, वहाँ से यानी वहाँ से मैंने इन्फ्लुएंस हुआ। तो उसी तरीके से जो यूरोप के लोग थे, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए, एंड लेटर बाय द वॉर एंड इन्वेंशन ऑफ नेपोलियन। ठीक है, बाद में वॉर हुआ और इन्वेंशन हुआ किसका, नेपोलियन का। अब ये भी जानेंगे कि नेपोलियन विलन था या फिर हीरो, आजा देखते हैं। ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन रिमूव पॉलिटिक्स फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द नोबैलिटी, द क्लास ऑफ पावरफुल रिच लाइक लैंडहर्ड, नवाब्स, मनी लैंडर्स, ठीक है, and made a topic of common through newspaper and street discussion। क्या बात है, फ्रेंच रेवोल्यूशन सिंपल सा ये चाह रहा था कि जो भी कंट्रोल हो, जो कंट्रोल था अमीर लोगों के पास, राजा के पास, जो लैंड होल्डर्स हैं उनके पास, नवाब के साथ, उनसे भाई साहब ले लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, एक कॉमन पीपल के पास हो, मतलब कॉमन लोगों के पास हो। ये चीज़ें, ये टॉपिक धीरे धीरे कहाँ पे, यूरोप में फैलने लगा, किसके थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, चाय का टपरी था, मे भी हो सकता है कहीं पे डिस्कशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे हुआ है ना, अलग अलग लोग जाके मीटिंग किए, तो उसी तरीके से जगह जगह जाकर, फॉर एग्जांपल अभी जाओगे, देखो जितना तुमको जी की याद नहीं होगा ना, जी के कोई उतना ज़्यादा जो चाय पे कोई अंकल बैठते हैं उनको ज़्यादा याद होगा। क्यों, क्योंकि वो रिसेंटली उसी टॉपिक से बात करते हैं, हाँ यहाँ ये चीज़ें हुआ, यहाँ पे ये सरकार गिरा, वो सरकार उठा, किसका क्या होने वाला है, तो वो चाय में अक्सर ये डिस्कशन होना फिक्स है। तो उसी तरीके से वहाँ पर चीज़ें चलता रहा। अब आ जाता है नेपोलियन, ये क्या था। अब यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है कि नेपोलियन के बारे में क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। पहला बात, उनका नाम ही नेपोलियन है। अच्छा देखते हैं, ही वॉज अ ग्रेट एम्पायर हु इन्फ्लुएंस द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यूरोप। ये क्या था, एक ग्रेट एम्पायर था जो इन्फ्लुएंस किया पूरा का पूरा यूरोप को, थ्रू पर्सनैलिटी एंड एक्शन, अपने पर्सनैलिटी और अपने एक्शन से।
क्या माइकल जैक्सन था क्या? नहीं, कुछ तो था, अभी देखेंगे इसका पर्सनैलिटी और एक्शन से। ड्यू टू हिज टैलेंट, उसके टैलेंट के कारण वो कमांडर बना दिया गया एज ऑफ 24, सिर्फ 24 की उम्र में। जहाँ अक्सर लोग छोड़िए, तो 24 साल में क्या करते हैं, हाँ भाई हम तुमको अब रेफरल कोड भेजते हैं, 20 रुपये आप लीजिए, 25 रुपये हमको लॉगिन करने मिलेगा, वो वाली चीज़ हरकतें करते हैं। तो वहाँ पे कमांडर का मिल गया था उनको, ठीक है। ही लीड द फ्रेंच आर्मी, ये लीड कर रहा था कि उसको फ्रेंच आर्मी को टू विक्ट्री, मैनी वॉर्स बिकम अ वेरी पॉपुलर, बहुत सारे वॉर्स लड़े, बहुत सारे इसमें जीते और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। आफ्टर दैट ही नेवर लुक बैक एंड लेटर रूलर बिकम अ रूलर ऑफ फ्रांस, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देगा, धीरे धीरे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया और क्या बन गया, रूलर बन गया, कहाँ का, फ्रांस का। तो अगर आपसे पूछें कि नेपोलियन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सिंपल से पहला लाइन मैं बता रहा हूँ सब्जेक्टिव के तौर पे, इसी तरीके से आप चीज़ों को लिखना स्टार्ट करिएगा। नेपोलियन आंसर लिखना है तो नेपोलियन एक हेडलाइन, सब हेडलाइन बना दिए। एक ग्रेट एम्पायर था, ठीक है। 24 साल में उसको क्या बना दिया गया बताओ, आजकल 24 साल में दामाद बना दिया जाता है, लेकिन इसको क्या बनाया जाता है, कमांडर बनाया जाता है, ठीक है। इसका एक्शन, इसका पर्सनालिटी देख के लोग इन्फ्लुएंस हुए और फ्रांस का रूलर बन गया। और ये पूरा का पूरा क्या करने लगा, फ्रांस में रूल करना स्टार्ट हो गया। और ही रिमूव डेमोक्रेसी एंड स्टेबलाइज मोनार्की, ठीक है। ये राजा मतलब ये हीरो था या विलन था, चीज़ें बताते हैं क्यों। इन 1804 देखो वहाँ वो लड़ झगड़ के तो किया, ठीक है, बनाया था, लेकिन फिर बात है 18, अब इससे पहले की कहानी आपको 9th क्लास में मिलेगा, बट टेंशन मत लो, उतना टेंशन मत लो, जो चीज़ करा रहे कर दो, फोकस करो। कहानी क्या था इधर देखो आगे। इन 1804 ही इंट्रोड्यूस सिविल कोड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1804 सिविल कोड, उनका नेपोलियनिक कोड 1804, जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप बता दीजिए कि नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 में क्या था। बेसिकली 2 मार्क्स के, नेपोलियन का कोड, 2 क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। आ जाओ और कुछ चीज़ें, हाँ जी बताने वाले थे, हाँ तुमको ये बताने वाले थे कि वो क्या क्या, पहले डेमोक्रेसी था ठीक ढंग से, उतना भी ठीक ढंग से नहीं, वो आया, ठीक है, राज किया और वहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा वो डेमोक्रेसी हटा दिया, मोनार्की ला दिया। लेकिन कैसा मोनार्की, वो 3 कोड, सिविल कोड लेकर आया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, भाई साहब सभी सिटीजन को हक मिलना चाहिए, ठीक है, तो अच्छी बात है। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज प्रोटेक्टेड, जो भी प्रॉपर्टी है, जिसका प्रॉपर्टी है, कोई मनी लेंडर्स था, फार्मर्स का ले लेता था ज़मीन जायदाद, तो वो जिसका ज़मीन है उसको मिलना चाहिए, ठीक है, ओके। और उसके बाद जो भी सेफडॉम है, फ्यूडल ड्यूज़ है, वो सारी चीज़ें वो क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो देखो कहीं ना कहीं फ्रांस के लोगों को एक तो स्टेबिलिटी मिल गया, ये चीज़ें इक्वलिटी बिफोर लॉ स्टेबल कर दिया, लेकिन फ्रीडम नहीं मिला, क्योंकि भाई साहब आप कुछ भी कर लीजिए, अंदर तो आप राजा की मोनार्की में ही आ रहे है ना। आगे चीज़ें देखते हैं, नेपोलियन के बारे में इतनी चीज़ें आप बस याद रखना। अच्छा, वहाँ का स्ट्रक्चर की बात करें 1617, देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं जगाना चाह रहा हूँ, ताकि देखो 1417 बात यहाँ चल रहा है, फिर बीच में आ गया आपका, कहाँ से आ गया, कहाँ का चीज़ आ गया, 16 का आ गया। तो SCRT में कोई चीज़ें सीक्वेंस में नहीं है, तो मैं चीज़ें सीक्वेंस में कराने की कोशिश करूँ जहाँ तक पॉसिबल हो। बहुत लेंदी है भाई साहब, बहुत लेंदी है ये SCRT हिस्ट्री, ठीक है, इसलिए मैं सबसे लास्ट में कराने वाला था, बट ठीक है बस करते चलो वीडियोज़ को देख के। अगर स्ट्रक्चर ऑफ यूरोप सोसाइटी की बात करें बिफोर 16th सेंचुरी, तो वो 3 मेनली 2 हिस्से में डिवाइडेड था। एक अपर क्लास जिसको हम लोग नोबैलिटी, जैसे किंग हो गया, मतलब सिंपल था भाई जिसके पास पैसा था तभी। लोअर क्लास जैसे किसान हो गया, आपका फार्मर्स हो गया, फिर उसी से एक निकला कौन, न्यू क्लास निकला, बताओ कौन, मिडिल क्लास, जो हम लोग बेसिकली है ना, ओके, ना बहुत ज़्यादा अमीर ना बहुत ज़्यादा गरीब, मिडिल क्लास है ना, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत भी इसी में है ना, मिडिल क्लास में, ओके। चलिए उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वियना कॉन्फ्रेंस। इसमें से क्या पूछेगा, ये तो क्या था, ये बस आप सिंपल से याद रखना कि कितने भी 16th सेंचुरी में अभी तक आया नहीं है, कितने क्लासेस थे। सिंपल से ये पूछ देगा कि आपका अपर क्लास में कौन लोग होते थे, लोअर क्लास में कौन होते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ओके, इतना बस याद रखना। अब आते हैं वियना कांग्रेस 1815, डेट इंपॉर्टेंट है, अपना बर्थडे डेट भूल जाओ, मत भूलो, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये याद रखना 1815 की बात है, वियना कॉन्फ्रेंस हुआ। क्यों हुआ, कौन हेल्प किया, सब में एक नंबर का है, सारे पॉइंट ऑब्जेक्टिव के। कहाँ हुआ, वियना में हुआ, नाम काम मालूम है, ठीक है, वियना में हुआ, ठीक है। क्या वियना कहाँ पे, ये आपका ये कहाँ पे कैपिटल है किसका, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया है,
ठीक है, ओके। कभी कभी ना एमसीक्यू में ऑस्ट्रेलिया भी लिख के दे देगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो थोड़ा सा समझ के है ना, ओके। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने के चक्कर में अच्छी अच्छी चीज़ें छूट जाएंगे, ओके। कौन होस्ट किया था? ऑस्ट्रिया, देखो भाई साहब ऑस्ट्रिया में हुआ तो ऑस्ट्रिया का चांसलर ना करेगा, तो उनका नाम था मेटरनिच, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आखिर ये कॉन्फ्रेंस रखा क्यों? फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्कूल में प्रोग्राम होता है तो एक कॉन्फ्रेंस रखा जाता है, क्यों? कुछ तो ऑब्जेक्टिव होता होगा, तो ये चीज़ क्यों किया गया उसके बारे में देखेंगे। वो लोग चाह रहा था रीस्टेबलाइज ऑफ ओल्ड कंजर्वेटिव ऑर्डर डिस्टर्ब बाय नेपोलियन वॉर्स। नेपोलियन जब उन लोग से लड़ा था, ठीक है, देख लो कहानी कहाँ से किस तरीके से हिसाब से है। नेपोलियन जब उन लोग से लड़ा था तो नेपोलियन तो जीत लिया था अपना, है ना, तो चाह रहा था कि अब नेपोलियन को हटा दिए, नेपोलियन वॉर के बाद, नेपोलियन कि ख़त्म हो जाने के बाद रीस्टेबलाइज करना था क्या? अपना जो भी कंजर्वेटिव ऑर्डर है, मतलब अपना मोनार्की, अपना जो पहले जिस तरीके से चलता था उसी हिसाब से चलेगा, इसलिए रीस्टेबलाइज, ठीक है। दूसरा, मेंटेन मोनार्की, ठीक है, एंड ऑटोक्रेसी, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी मेंटेन रखेगा, मोनार्की अपना जैसे था वो सारी चीज़ें जो भी अपना नियम का कानून था वही लोग करेगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट था। और जो भी अपोज करेगा आपका जो भी गणतंत्र है, ठीक है, ओके, या फिर डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, इसके अपोज में कि अब ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स था। अब और एक बात चीज़ है, फिर से फटाफट बता रहा हूँ। वियना कॉन्फ्रेंस 1815 इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑस्ट्रिया में हुआ था। चांसलर कौन था? मेटरनिच, जो होस्ट किया था। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है सब्जेक्टिव में पूछ दे कि आप वियना कॉन्फ्रेंस से ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि क्या ऑब्जेक्टिव है, या फिर सिंपल से सब्जेक्टिव में भी पूछ दे। आप 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर किसी से भी चिपका के दे सकता है, 2 नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ, जब नेपोलियन फॉल हो गया, नेपोलियन गिर गया, किसके प्यार में? नहीं जी, वॉर में गिर गया मतलब हार गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फिर वापस से क्या हो गया? वियना ऑस्ट्रिया इन 1815 एक गैदर हुआ, ठीक है भाई साहब, जीत गया। अब जीतने के बाद सब मीटिंग तो करेंगे मीटिंग कौन क्या बनेगा, तो एक मीटिंग हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वियना कांग्रेस। अभी जस्ट बताएं, वहाँ थोड़ा सा बस ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बताएं ताकि चीज़ें एकदम से याद रहे, ठीक है। मेन एम वॉज रिस्टोर ओल्ड ट्रेडिशन, जो भी ओल्ड ट्रेडिशन है उसको रिस्टोर करना था, और इसको होस्ट करता था ऑस्ट्रिया का चांसलर जिसका नाम था मेटरनिच। वही बात बस यहाँ पे हम पॉइंट्स में लिखा ताकि ऑब्जेक्टिव ना छूटे। एज ऑफ मेटरनिच, ठीक है, और मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में भी लेके आ गया ताकि एग्जाम में आए तो तुम डायरेक्ट चीज़ों को याद करने में दिक्कत ना हो। एज ऑफ मेटरनिच, और यहाँ पे क्वेश्चन है मेटरनिच, आप क्या समझते हैं मेटरनिच एज से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। 4 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, समझ जाओ। 6 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, एक साथ नहीं देगा, बट ठीक है बता रहे हैं। एज ऑफ मेटरनिच से क्या समझते हैं? मेटरनिच का उम्र, ठीक है ना। आज देखते हैं। थ्रू द वियना कांग्रेस नेपोलियन era came to end and the age of Metternich start। मेटरनिच एज से सिंपल सा बात है कि वियना कांग्रेस के थ्रू क्या हुआ? नेपोलियन तो हार गया, ठीक है, उसका खत्म हो गया काम, लेकिन मेटरनिच का तो शुरुआत हुआ। जो मेटरनिच है वो डिवाइड किया इटली को सेवरल स्टेट्स में, ठीक है। अब देखो, कद्दू को काटोगे तो अलग अलग राज करने में ईजी रहेगा। अब तुम सोचो कि उतना बड़ा जगह है, ठीक है, राज करने में तो दिक्कत होगा, तो सोचा कि क्या करेंगे, सबको अलग अलग इसमें डिवाइड कर देंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे में कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एक ही करके रखोगे तो राज करने में भी तो दिक्कत होगा ना, ओके। इसीलिए इन जर्मनी क्या होना, ए यूनियन ऑफ 39 प्रिंस स्टेट वॉज मेंटेन्ड, 39 प्रिंस स्टेट बना दिया। इन फ्रांस ओल्ड ट्रेडिशनल मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड, और फ्रांस में क्या होने लगा कि ओल्ड ट्रेडिशन जो मोनार्की चलता था उसको वापस से रिस्टोर करने लगा था, ठीक है। लेकिन आपको अगर सब्जेक्टिव में दे कि मेटरनिच एज से आप क्या समझते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए ये वाला तुम याद कर लेना। याद कर रहे, मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ, तुम्हें याद हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि मेटरनिच रेफर करते हैं ऐसा पीरियड को 1815 से लेकर के 1848 तक यूरोप में, ठीक है। जो मेटरनिच जो वो क्या किस में आया, उनका प्रिंस कैलमेनेस वॉन मेटरनिच पूरा नाम है, ठीक है। ये पूरा अगर नाम याद रखना और रखना, वरना मेटरनिच याद रखना काफ़ी काम खत्म है। एक ये थे ऑस्ट्रियन डिप्लोमेट एंड स्टेट्समैन थे, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ही प्ले अ रोल ऑफ शेपिंग यूरोपियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग कांग्रेस ऑफ वियना। वो क्या कर रहे थे, रोल अदा किए थे शेपिंग, यानी यूरोप को अलग शेप देने के लिए पॉलिटिक्स में वियना कॉन्फ्रेंस में 1815, क्योंकि वो होस्ट कर रहा था, है ना, ओके। चांसलर था, और क्या बताएं तुम्हें, है ना, ओके।
आफ्टर द डेथ ऑफ नेपोलियन के डेथ के बाद उन्होंने अपना एफर्ट लगाया और रीस्टोर किया मोनार्की और सप्रेस किया जो भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चल रहे थे, ठीक है, तो उनको दबा दिया गया, ठीक है। एंड मेंटेन बैलेंस पावर एंड अलाइंसेस एंड कंजर्वेटिव पॉलिसीज, और मेंटेन किया बैलेंस को, किसको बैलेंस, पावर के बैलेंस को, और अलाइंसेस को, ठीक है, बनाया, ठीक है, और कंजर्वेटिव पॉलिसीज बनाया ताकि क्या हो सके, सब कोई सिस्टम के नीचे रहने का, वो अलग चीज़ करने का, ठीक है। ओके, मैटरनिज पॉलिसीज एम टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ लिबरल एंड नेशनलिज्म इन यूरोप। सिंपल सा बात है कि वो रोकना चाह रहा था कि भाई साहब कोई भी जो लिबरल चीज़ें हैं, नेशनलिज्म का फीलिंग है, उसको दबा देंगे, ठीक है, चलने ही नहीं देंगे, इसीलिए वो सारी पॉलिसीज़ वगैरह लाया, ठीक है। आप किसी सरकार, आप राजा, अब तो सरकार के खिलाफ ठीक है, हम लोग राइट्स है, ठीक है, हक है, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तभी राजा के खिलाफ करोगे तो छोड़ेगा तुमको, ठीक है, पता चला तभी उठा लिया, तो वो वाली चीज़ें थी, है ना। आ जाओ, आखिर क्या पर्पस था मैटरनिज का। दो क्वेश्चन देखो, मैटरनिज एज से क्या समझते हैं, मैटरनिज सिस्टम से आप क्या पर्पस, उसका क्या पर्पस था। सिंपल पर्पस था कि भाई साहब वो बचाना चाह रहा था अपना जो भी ट्रेडिशनल मोनार्की सिस्टम है उसको, चाह रहा था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाह रहा था। देखो अब वॉर हुआ है, पहले के लोग अलग राजा के थे, तो फिर वॉर हुआ, तो वॉर होने के बाद था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बने रहे नेपोलियन वॉर के बाद, ठीक है। वो ये था कि जितने भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो भी देशभक्त का फीलिंग को जगा रहे लोगों के प्रति, उसको क्या कर दें, उसको दबा के रखें, उसको सप्रेस कर दें, यहाँ पे चीज़ें मेंटेन है, ठीक है। ओके, अपने अलाइंसेस वगैरह, अपने न्यू चीज़ें सिस्टम लगाएंगे, जो भी मूवमेंट होगा उसको रोकेंगे, ये सारे उनके पर्पस थे। किसके, आपके नहीं, वो राजा महाराजा जिनका नाम था मैटरनिज। चीज़ें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ, अब दो चीज़ें हैं, एक होता है आपका लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव। लिबरल्स किसको बोलेंगे और कंजर्वेटिव किसको बोलेंगे। जो एल से स्टार्ट हो उसको लिबरल बोलेंगे, जो सी से स्टार्ट हो जो कंजर्वेटिव बोलेंगे। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा देखो, द वर्ड लिबरल कम फ्रॉम लैटिन वर्ड, किससे आता है, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब ही होता है फ्री। जैसे हमारे चैनल बिल्कुल फ्री है, ठीक है, ओके। और तुम लोग अब सपोर्ट नहीं करो, बड़ा गलत बात है। चलो फटाफट से कमेंट करो कैसा लग रहा वीडियो, ठीक है। आ जाओ, हाँ, तो आपको डेफिनेशन में हो सकता है डिफाइन करने देंगे कि लिबरल और कंजर्वेटिव से क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरल एंड कंजर्वेटिव, हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो अब दोनों को डिफरेंस के तरीके से याद रखना। लिबरल का मतलब होता है, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिबरल का मतलब क्या होता है, तो लैटिन वर्ड है, या कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और फ्री होता है, ठीक है, ओके। और लिबरल लोग चाहता है कि चेंजेस हो, प्रोग्रेस हो सोसाइटी में, जैसे हम लोग चाहते हैं ना कि चेंजेस हो, भाई साहब सिलेबस चेंज हो, पुराना सिलेबस लेके चल रहा है, थोड़ा सा अपडेट करे बिहार बोर्ड खुद को, है ना, ओके। और जो कंजर्वेटिव है वो लोग ये चाहते हैं नहीं भाई वही क्वेश्चन रटाए रहे ना, टारगेट बोर्ड रट लेंगे, कोई भी बुक रट लेंगे, उसी से आ जाए, तो उससे अभी यहाँ पे आप अच्छे नंबर ला लोगे, बट इन केस बाहर जब जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है, और हमें फंसना नहीं है ना। चाहिए कंजर्वेटिव की बात करें, एक पॉलिटिकल ब्रीफ वो इंपॉर्टेंस देते रहे ट्रेडिशनल, भाई साहब जो ट्रेडिशनल में चल चुका है उसी को चलाएंगे, आगे कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। वो चाहते हैं कि स्लो एंड स्टडी मतलब बहुत ना के बराबर चेंजेस हो, ठीक है, ओके। ये तो कंजर्वेटिव, समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ आपके एससीईआरटी में एक पॉइंट्स है, फ्यूडलिज्म। ये फ्यूडलिज्म क्या होता है, अंडर द फ्यूडल सिस्टम फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड इंडस्ट्रियल had to give a part of their produce और गुड्स टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। उसको हम लोग बोलेंगे किसके अंदर आता है, ये फेडरलिज्म के अंदर आता है, ठीक है। तो देखो कहानी फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर रहा हूँ कि चीज़ें इधर होते रहे, ठीक है। तुम्हें याद रखना है मैटरनिज का एज, क्या पर्पस था, कहानी खत्म, ठीक है। वेना कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, कब हुआ था, क्या ऑब्जेक्टिव था, काम खत्म। अब आगे आ जाओ, कहाँ से लेकर के राइज ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस, वहीं वाली चीज़ फिर से चीज़ें इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ ऑब्जेक्टिव बनेगा वहाँ फटाफट बताएंगे, कॉपी पेन लेकर के रेडी रहो, वरना शांति से सुनो। नेपोलियन के डेथ के बाद क्या हुआ, वियना स्टेटमेंट हुआ, ओल्ड मोनार्की रिस्टोर्ड हुआ। तो कौन सा डायनेस्टी रिस्टोर्ड हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बॉर्बन डायनेस्टी, बॉर्बन बिस्किट नहीं, बॉर्बन डायनेस्टी,
ठीक है, डायनेस्टी क्या हो गया, रीस्टोर्ड हो गया था, बैक टू पावर, पावर में आ गया। और लुइस 15, 16, 17, 18, ठीक है, लुइस 16 नहीं, लुइस 18 क्या बन गया, फ्रांस किंग बन गया, किसका, फ्रांस का। याद हो गया। 18 देखो 16, 17, 18 इसलिए होता था, तब राजा ज़्यादा नाम वगैरह नहीं रखता था, 16, 17, 18 इस तरीके से रख लेता था, ठीक है, ओके। बात याद हो गया। कौन सा डायनेस्टी रिस्टोर्ड हुआ, तो बॉर्बन डायनेस्टी। कौन पावर में आया फ्रांस में, लुइस 16 नहीं, आपका 18, ठीक है, पता नहीं मेरे दिमाग में 16 क्यों चल रहा है, ओके कोई बात नहीं। द मेन एम ऑफ सेटलमेंट वॉज रीस्टेबलाइज ओल्ड ट्रेडिशन। भाई साहब वही चीज़ें रिपीट हो रहा है कि वो लोग चाह रहा था कि रीस्टेबलाइज हो, ओल्ड ट्रेडिशन ऑर्डर फ्रांस में हो, और जिसको लीड किया था अपना वही भाई ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिच, ठीक है। और मेटरनिच चाह रहा था ओल्ड हो, सिर्फ ये नहीं कि भाई साहब इटली में नहीं, जर्मनी में भी हो, और पूरा का पूरा ऑल्सो इन फ्रांस में हो। वो चाह रहा था कि पूरा अपने हो, ठीक है, सीधा सी बात, वो ये इस चीज़ से सोच रहा था। अब सोचो तुम कब तक किसी को तरसाओगे, एक ना एक दिन तो बाहर आना ही है ना। ओके, तुम पानी में सिंपल सा जो जग होता है उसको डालते हो, तो वो तुम कितना कुछ करते हो तो जाता नहीं, फिर भी चल जाता है तो वापस आ जाता है ना। ओके, कौन सा फोर्स के कारण, कमेंट कर सकते हो, है ना, क्लास 9th में आई थिंक है, ओके, पढ़े नहीं हो कोई बात नहीं। हाउएवर द ओल्ड ऑर्डर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। ये जो ऑर्डर था बहुत ज़्यादा दिन चला नहीं, लोगों के अंदर दिल में तो चलता ही रहा है भाई, आप सब कुछ दबा दोगे, ठीक है, दिल के अंदर जो चीज़ है उसको थोड़ी ना दबा सकते हो, है ना, ओके। सून द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म धीरे धीरे फैलने लगा, इफेक्टिंग मैनी कंट्रीज, और धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज को इफेक्ट भी करने लगा। ये बिल्कुल प्यार वाला बीमारी होने लगा, है ना, ओके। और होना भी चाहिए देश के प्रति, है ना, और मैडम साहिबा के प्रति भी होना चाहिए। मैडम साहिबा मतलब अम्मी पापा, तुम लोग क्या क्या समझते हो, ठीक, ओके। लुइस 18 अंडरस्टूड द चेंजेस कंडीशन। लुइस 16 बंदा तेज था, वो समझ गया कंडीशन कि फ्रांस में अगर वहाँ का आभाव देखने पर पता चल जाता है ना कि क्या कंडीशन है, तो वो लोग देखने लगा कि कौन देखने लगा, राजा, कि यार ये लोग का तो दिल चेंज हो रहा है, मतलब फीलिंग, है ना, ओके, चेंज होने लगा। और फ्रांस एंड डिड नॉट ट्राई टू स्ट्रिक्ट इम्पोज द ओल्ड कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ द पीपल। वो सोचिए अभी लोग तो फीलिंग हो रहा है, फीलिंग बढ़ने लगा नेशनलिज्म का, अब हम लोग ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्पोज तो नहीं कर सकते जो अपना ओल्ड कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ द पीपल। तो वो क्या करने लगा, सिंपल सा कि ठीक है एक काम करते हैं, टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड रिफॉर्मिस्ट फोर्स, मतलब जो लोग लिबरल लोग थे, जल्दी चेंजेस चाह रहे थे, उनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए उन्हें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किया। कब, 2 जून 1814। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, कहानी को समझते चलो, होप अच्छा लग रहा होगा। मैं खुद भी ऐसे नहीं पढ़ा था जिस हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ। विच रिमेन फोर्स इन फ्रांस अंटिल आपका 1848। वो लोग सिंपल सा वो चाह रहा था कि भाई साहब ऐसा हो कि उन लोग को दिख रहा है कि वो लोग तो चेंजेस चाह रहे हैं, ठीक है, अब अगर उन लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करते हैं तो पता चला हम ही पे कर दिया हमला, है ना। तो वो चाह रहे थे कि एक काम करते हैं, बैलेंस बना देते हैं, ठीक है, 20 से एक सॉल्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है भाई, तब तुम लोग भी खुश रहो, तुम लोग भी खुश रहो, है ना। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर बना दिया 2 जून। देखो जून में बहुत स्पेशल है ना। वो रिमेन फोर्स इन फ्रांस अंटिल कब तक बना रहा, 1848। उसके बाद फिर हमारी कहानी और कैरेक्टर में फिर से चेंजेस आते हैं, ठीक है, एससीईआरटी में। ड्यूरिंग द रूल ऑफ चार्ल्स 10, एक्स लिखा हुआ है, वो आपकी वाली एक्स नहीं है, ये रोमन वाला एक्स है, 10। सम चेंजेस वेर इंट्रोड्यूस, कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, बट दीज लीड द रेवोल्यूशन ऑफ 1813 फ्रांस में, ठीक है, ओके, जिसको हम लोग द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 बोलते हैं। जो अगर तुम बिहार बोर्ड को क्वेश्चन सेट करने बोलो तो 10 बार में 8 बार ये क्वेश्चन वो लेगा। क्यों लेगा पता नहीं, किस पे उसका अंदर भी प्रेम हो गया होगा, पता नहीं, फ्रांस है ना, ठीक है। 10 बार में 8 बार क्वेश्चन यही सिलेक्ट करेगा कि जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ा, ये चीज़ पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 चीज़ से पूछा गया है ना। अच्छा, दोनों चीज़ पढ़ा देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहले हम लोग चीज़ों को समझ जाते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं, है ना, साथ साथ में। द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए याद कर लो। कहानी किस हिसाब से लेके आ गया बुक में खुद समझ से पढ़ें, लेकिन चीज़ों को बस कर लो। चलो, चार्ल्स एक्स की बात करें, 10 की बात करें, ये एब्सोल्यूट एंड रिएक्शनरी रूलर,
ही ट्राई टू सप्रेस द राइजिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस। इनके कार्यकाल की बात करें तो चार्ल्स एक्स जो थे ये एक एब्सोल्यूट और पुराने सोच वाले राजा थे। मतलब सिंपल सा बात है कि भाई साहब किसी का मर्जी नहीं सुनेगा, अपना ही सुनेगा, सीधा सीधी बात। और वो ट्राई कर रहा था क्या सप्रेस द राइजिंग ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस। फ्रांस में जो नेशनलिज्म चल रहा था उसको सप्रेस करने के लिए ही अपॉइंटेड पॉलीजेनिक प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने क्या किया, अपॉइंट किया पॉलीजेनिक प्राइम मिनिस्टर who tried to replace civil court with a system of favored powerful nobility giving the special privilege। उसने फ्रांस में नेशनलिज्म को तो दबा ही रहा था, साथ में उन्होंने एक इनको क्या नाम है इनका, पॉलीजेनिक नाम है, अजीब है बट ठीक है कोई बात नहीं, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अपॉइंट किया गया। क्यों? क्योंकि ये रिप्लेस कर सके सिविल कोर्ट को ऑफ सिस्टम और जो फेवर हो उसके पावरफुल नोबिलिटी की तरफ से, ठीक है, ओके, स्पेशल प्रिविलेज वगैरह दे करके, ठीक है। द मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज एंड लिबरल ग्रुप स्ट्रांगली अपोज द पॉलिटिक एक्शन। और देखो अपॉइंट तो किया गया, लेकिन जो मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थे और लिबरल ग्रुप्स थे वो स्ट्रांगली इस प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंट किया था किसने, चार्ल्स एक्स ने, उसको क्या किया भाई साहब उसके खिलाफ में मतलब नॉर्मली अपोज थे, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू द अपोजिशन के रिस्पॉन्स में चार्ल्स एक्ट इशू 4 ऑर्डिनेंस ऑन 25 जुलाई, ठीक है, 1830 टू क्रश लिबरल फोर्सेस। जब वो सिंपल सा प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया तो उन लोग अपोजिट जो भी लीडर थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके अगेंस्ट गए, ठीक है, रिस्पॉन्स किए। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या बना दिया, 4 ऑर्डिनेंस लगा दिए। कब? 25 जुलाई 1830 और क्रश कर दिए क्या, लिबरल फोर्सेस को कुचल दिया गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, द ऑर्डिनेंस काउज, ये ऑर्डिनेंस के कारण क्या हो गया, एक प्रोटेस्ट हो गया। कहाँ पे? पेरिस में, जो 28 जुलाई 1830 सिविल वॉर हो गया फ्रांस में। इसी को हम लोग बोलते हैं जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझा देता हूँ ये चीज़ कैसा हुआ, सब्जेक्टिव के तौर पे किस तरीके से सबको पढ़ना है। तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रेवोल्यूशन ऑफ जुलाई 1830, उसका आप इफेक्ट बता दीजिए या फिर डिटेल बता दीजिए। अगर आपको मन है तो ये चीज़ें आप अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बट ठीक है आप नहीं लिखना चाह रहे तो इस हिसाब से भी चीज़ें करना चाह रहे हैं। द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830, जिसको हम लोग सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अकर इन फ्रांस, कहाँ हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में ही होगा। इट रिवोल्ट अगेंस्ट किंग चार्ल्स एक्स, सिंपल सा चार्ल्स एक्स के खिलाफ था, चार्ल्स 10 के खिलाफ था, ठीक है। who tried to restore absolute monarchy by issuing repressive laws and डिजॉल्विंग पार्लियामेंट। सिंपल सा वो ट्राई कर रहा था कि भाई एब्सोल्यूट मोनार्की आए, क्या चीज़ें हो, अलग अलग लॉज ला करके जिस हम लोग रिप्रेस कर दें, ठीक है, ओके, और अपना क्या डिजॉल्व कर दे पार्लियामेंट को। और ये काउज कर गया क्या, आपका रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशन लीड बाय लिबरल एंड वर्कर्स फोर्स चार्ल्स, ठीक है। उसके बाद फिर उसको किसको हटा दिया गया, चार्ल्स एक्स को। फिर लुइस फिलिप्स क्या बना दिया गया, किसका, आपका किंग बना दिया गया फ्रांस का, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़े थे ना वहाँ पे नेपाल में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ऐसा समझो कि राजा तो था, ठीक है, अपना डेमोक्रेसी था, बट उसमें क्या हुआ था कि मेन हक इसका मतलब पावर राजा के पास था, ठीक है, बाद में लोग चुनाव हो जाता था, ठीक है, लेकिन उतना ढंग से नहीं होता था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला दिया गया। कब? फिर किसको लाया गया, आपका लुइस फिलिप्स को, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आपका डिटेल हो गया, ठीक। क्या इफेक्ट हुआ इससे, फ्रांस में तो आपका एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो गया, लेकिन क्या स्टेबलाइज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो लुइस फिलिप्स आ गया। फिलिप्स बल्ब नहीं जी, ये नाम है उनका। इन यूरोप इंस्पायर्ड हो गया। अब देखो कहीं पे कोई चीज़ हो तो इंस्पायर्ड तो होते ही ना लोग, तो इंस्पायर्ड हो गए। तो इसी तरीके से वहाँ पे बेल्जियम में, पोलैंड में, इटली में, वहाँ पे भी बोला कि हम लोग भी अब इंडिपेंडेंस लेंगे, हम लोग भी अब फ्रीडम लेके रहेंगे, ठीक है। और डिमांड हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का एंड सबका अधिकार का, कि हम लोग का भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होना चाहिए। हक उठने लगा, आवाज़ उठने लगा, ठीक है, धीरे धीरे ये, और ये बोलना क्या, सबको अपना अपना अधिकार मिलना चाहिए। पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, मोनार्कीज जो अक्रॉस यूरोप बिकम फियरिंग सिमिलर अपराइजिंग, ठीक है।
ये सारे इफेक्ट में, अब कोई चीज़ होगा उसके इफेक्ट में कोई चीज़, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें होंगे, तो क्या होने लगा, एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म होकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने लगा। उससे लोग इंस्पायर हो गए, बेल्जियम, पोलैंड और इटली इंडिपेंडेंट के लिए वो लोग डिमांड करने लगे। वो लोग भी चाह रहे थे कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट गवर्नमेंट हो जाए। ठीक है, ओके ओके, वहाँ पॉलिटिकल चेंजेस भी हुआ मोनार्कीज में। ठीक है, पूरे के पूरे यूरोप में। ठीक है, चलिए ये आपके इफेक्ट है और ये भी आपके क्वेश्चन है। अगर बिहार बोर्ड में 10 में से इसको 5 बार पूछेगा, ये क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ लुईस फिलिप्स एंटर हुआ। अब थोड़ा सा लुईस फिलिप्स में आ गए, रेवोल्यूशन ऑफ 1848। ठीक है, जो हमारे लुईस फिलिप्स थे सब तो दूध के धुले हुए नहीं होते, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा चीज़ किया। उनको तो कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दिया गया, बट उन्होंने क्या किया आगे देखते हैं। किसमें हम लोग, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1848 में आ जाओ। लुईस जो थे, अपना लुईस फिलिप्स थे, वो क्या एक लिबरल रूलर थे। उन्होंने अपॉइंट किया गजॉट को प्राइम मिनिस्टर। इस बात को याद रख सकते हो, इन केस पूछा जाए तो ठीक है, बता दें। ओके, वो जो था वो स्ट्रिक्टली कंजर्वेटिव था। कौन, ये अपना जो न्यू प्राइम मिनिस्टर गजॉट, ये स्ट्रिक्टली अपना क्या था, कंजर्वेटिव था। ये इतना था कि अगर कोई लीगल, सोशल या इकोनॉमिकल रिफॉर्म हो तो उसमें भी उसके अगेंस्ट था, क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे लो, कोई जरूरी नहीं है, इस टाइप का था। और जो लुईस फिलिप्स थे वो सपोर्ट करते थे कैपिटलिस्ट क्लास को, जो विच वॉज ओनली स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, कुछ छोटा सा पॉपुलेशन था। कैपिटलिस्ट क्लास को उसको बोलेंगे, कैपिटलिस्ट क्लास अमीर व्यापारी, ठीक है, उद्योगपति करते हैं ना सपोर्ट सरकार, क्यों, पैसा मिलेगा, इसी हिसाब से वो चीज़ें होता था। ही हैड नो रिफॉर्म प्रोग्राम, ऑल्सो फेल्ड इन फॉरेन पॉलिसी, कोई रिफॉर्म प्रोग्राम नहीं लेके आया, फेल हुआ, फॉरेन पॉलिसीज़ में फेल हुआ, जिसके कारण से हंगर हो गया, मतलब भूख मरी से लोग मरने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया पूरे के पूरे कंट्री में। इसलिए भाई साहब अब क्रिटिसाइज तो करेगा ही ना, तो गवर्नमेंट पब्लिक गुस्सा होगा, जिसके खिलाफ में 22 फरवरी 1848 को रिफॉर्मिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ थाइस, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज एक ग्रुप बनाया। ठीक है, पेरिस में फिर से वो लोग चल पड़े किसके तरफ, किसको हटाने के लिए, लुईस फिलिप्स को हटाने के लिए गद्दी से। तो 24 फरवरी को क्या किया गया, सिंपल सा लुईस फिलिप्स को गद्दी से हटा दिया गया, फेल टू इंग्लैंड। ठीक है, आफ्टर नेशनल असेंबली डिक्लेयर फ्रांस, इसके बाद क्या होगा, नेशनल असेंबली डिक्लेयर हुआ फ्रांस में और उसको रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, वोटिंग राइट्स मिल गया 21 साल की उम्र में। ठीक है, ओके, और गारंटी राइट टू वर्क का गारंटी मिल गया कि हाँ भाई आप इतने इतने टाइम तक काम कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ आपका रेवोल्यूशन ऑफ 1848। अब लिखना कैसे है इसे, आपसे पूछता है कि व्हाट आर द काउजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1848, क्या कारण था, सिंपल से ये पूछता है। चीज़ें समझ गए, लुईस फिलिप्स सिंपल था भाई, तब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, वो भी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव था, चीज़ों को चेंज करना नहीं जानता था। ठीक है, चेंज करना नहीं चाहता था, जानता क्या था। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, भूखमरी होने लगा। ठीक है, तो पब्लिक को गुस्सा आएगा ही, फिर उन्होंने सिंपल सा वो चेंजेस करना चाहा, लीडरशिप थे, एक ऑर्गेनाइज बनाया। ठीक है, पेरिस में, उसको फिर वापस से लुईस फिलिप्स को भी हटा दिया कि तुम भी जाओ, तुम भी कोई काम के नहीं। ठीक है, तो उन्होंने फाइनली नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया फ्रांस को एज अ रिपब्लिक। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। इसके बाद सबको वोट देने का अधिकार मिल गया 21 साल में। ठीक है, ओके, 21 स्पेशल क्योंकि मेरा बर्थडे है। अच्छा, द काउज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1848, सिंपल सा तुम क्या समझे, क्या काउज हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बैड हार्वेस्ट, काउज फूड शॉर्टेज होने लगा, इन्फ्लेमेशन होने लगा, और जो वर्किंग क्लास थे, पीजेंट क्लास थे, वो उनको बहुत ज़्यादा हार्डशिप करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा रात भर मेहनत करना पड़ता था, तब दिन रात मेहनत करना पड़ता था, रात क्या होता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता था। वेल द रिच एंजॉय प्रिविलेज, और जो लोग अमीर थे वो लोग तो अमीर ही थे, है ना, क्योंकि जो अपना जो ये लुईस फिलिप्स है, ये वही लोग को ये कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, है ना, जो अमीर लोग थे, इसीलिए तो वर्किंग क्लास, जो मिडिल क्लास थे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। ठीक है, दिन भर काम करो, और डिमांड होने लगा पॉलिटिकल रिफॉर्म का। ठीक है, राइट टू वोट मांगने लगा, राइट टू प्रेस मांगने, फ्रीडम ऑफ प्रेस मांगने लगा, कौन, पब्लिक, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मांगने लगा। फिर क्या हो गया, मोनार्की जो इसके अंडर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अंडर था लुईस फिलिप्स, सीन करप्ट, वो भी देखा कि करप्ट है भाई साहब, इग्नोर कर रहा है हमारे पीपल, हम लोग को नीड्स को, चलो इसको भी हटाओ। तो ये एक अनदर इंस्पिरेशन हो गया अदर रेवोल्यूशन का।
ठीक है। तो ये काउजेस था, आप याद रखना, 2-3 नंबर मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अगर इसके इफेक्ट में अगर पूछे, इसके इफेक्ट में यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो इस पे इफेक्ट में इसका रिजल्ट में क्या हुआ कि 1848 के बाद क्या हो गया, पूरा का पूरा ये सारे चेंजेस हो गए। देखो पूरा का सिर्फ फ्रांस ही इससे इफेक्ट नहीं हुआ, पूरा का पूरा यूरोप ही इफेक्ट हुआ, क्योंकि भाई साहब कहीं पे यहाँ पे लिबरल्स, रिफॉर्मिस्ट एंड नेशनलिस्ट एमिंग जो चाह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन नेशन स्टेट, वो चीज़ तो बन गया। दूसरा रिजल्ट ये हुआ कि सबको वोट देने का अधिकार हो गया अडल्ट मैन को, ठीक है, ओके। फिर क्या होने लगा, फिर फ्रीडम आइडिया किसका, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, और सिविल लिबरेट्स स्प्रेड फैल गया, धीरे धीरे चारों तरफ फैल गया। ये उसके आउटकम जिसको आप लोग बोल सकते हो। अब हमारा टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, 2 के बारे पढ़ना है बस, उसके बाद हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 मेन हीरोज़ हैं, उसके बारे पढ़ेंगे, मजीनी के बारे पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग विक्टर एनामुल के बारे पढ़ेंगे, कोट कावूर के बारे पढ़ेंगे, एंड देन गरीबाल्दी के पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आज का मतलब चीज़ें क्लियर करके ख़त्म करके रख देंगे, इतनी चीज़ें चलेगा। आ जाओ फटाफट से चीज़ों को समझते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण जिसको बोलते हैं। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली फेस मैनी प्रॉब्लम बिसाइड ज्योग्राफी। दी वॉज फॉरेन इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर कंट्री लाइक ऑस्ट्रिया, फ्रांस, विच स्ट्रांगली अपोज द आइडिया ऑफ यूनाइटेड इटली। देखो कोई देश अगर कुछ अच्छा करना चाहे तो अदर आसपास के लोग तो उसको भड़काएगा ही, है ना, रोकेगा ही, है ना, अरे ये मत करो, ठीक है, ठीक है, भले वो करेगा लेकिन आपको करने नहीं देगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पर भी इटली को यूनिफिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया, और इसको रोकने का काम कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन उसको ज़्यादा मतलब ये चाह रहा था कि भाई साहब ये ना हो, ठीक है, रोक रहा था ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस, ठीक है, वो अपोज कर रहा था उसका आइडिया कि नहीं भाई एक मत हो, ठीक है, ठीक है। द पीपल वांटेड टू यूनिफाई इटली अंडर द रिलीजियस लीडरशिप, ठीक है, ओके। पीपल क्या, सॉरी, जब पॉप लोग थे, ठीक है, जब पादरी लोग थे, वो लोग ये चाह रहे थे कि भाई साहब यूनिफाई हो किससे, अंडर रिलीजियस लीडरशिप के अंदर, नॉट अंडर पॉलिटिकल रूल। पॉलिटिकल रूल का ना हो, रिलीजियस वाला हो। कौन चाह रहे थे, पॉप, वहाँ के जो पॉप लोग थे। अमोंग विद दिस देयर वर मैनी इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। डिफरेंट इटालियन स्टेट, अलग अलग इटालियन स्टेट में अलग अलग चीज़ें प्रॉब्लम आ रहे थे। ड्यूरिंग नेपोलियनिक रूल, नेपोलियन रूल के दौरान सिंपली इटली को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया था, रिपब्लिक्स में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का नेपोलियन रूल के दौरान इटली को सिंपल सा 3 हिस्से में डिवाइड करके रखा था, ठीक है। और नेपोलियन जो है इम्प्रूव क्या था, इम्प्रूवमेंट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड अबाउट होल रीजन अंडर द वन रूल विच हेल्प द आइडिया ऑफ यूनिफिकेशन ग्रो। जो यूनिफिकेशन नेपोलियन के रूल के वक्त, उनके टाइम के वक्त क्या हो गया, वो डेवलपमेंट हुआ, जैसे रोड सिस्टम वगैरह का इम्प्रूवमेंट हुआ। उससे क्या हो गया, एक आइडिया आ गया, किसका, यूनिटी का आइडिया आ गया कि ग्रो हुआ, ठीक है, यूनिटी का आइडिया सिंपल ग्रो हुआ। लेकिन फिर आपको मालूम है कि नेपोलियन तो गिर गया, किसके प्यार में नहीं, ठीक है, सरकार ने गिरा दिया, वियना कॉन्फ्रेंस ने, मैट्रिनी सब ने मिल करके उसको हटा दिया गया, ठीक है। ट्राई टू रिटर्न इटली टू इट्स ओल्ड डिवाइडेड फॉर्म, ओनली द अदर स्टेट प्रीडोमिनेंट एंड सर्डिनिया वर यूनाइटेड। सारे के सारे वैसे तो अलग हो गए जब ये हार गया, ठीक है, वियना कांग्रेस के बाद सिंपल सा कॉन्फ्रेंस हुआ, सब हार गया, सिर्फ और सारे अलग 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 क्या हो गया, सिंपल सा बढ़ गया। लेकिन सिर्फ 2 ही स्टेट था जो क्या के यूनाइट रहे, जो ये आप याद रख सकते हो, फ्रेडमोंट और आपका सार्डिनिया, ये यूनाइटेड है। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ पाथ ऑफ टुवर्ड फुल यूनिफिकेशन। अगर सब बढ़ जाते तो हो सकता था यूनिफिकेशन होता ही ना, बट लेकिन 2 स्टेट है जो है वो बटे नहीं, जुड़े रहे, तो यही से क्या हो गया, पाथ मिल गया, रास्ता मिल गया फुल यूनिफिकेशन के लिए, प्रेडमोंट एंड आपका सार्डिनिया। फ्रॉम 1820 मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मैनी स्टेट ऑफ इटली डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। 1820 की बात है कि मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इटली के बहुत सारे स्टेट्स में ये डिमांड होने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो, चेंजेस आए, क्या हो। फिर उसके बाद एक सीक्रेट ग्रुप जिसका नाम है कार्बोनेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एक बनाया गया फॉर्म बाय नेशनलिस्ट लोगों ने बनाया गया। देयर एम टू फाइट मोनार्की थ्रू द गोरिल्ला वेलफेयर से जीते और स्टेबलाइज क्या करे,
रिपब्लिक, ठीक है ओके, गणतंत्र वो ये कर सके, स्टेबलाइज कर सके। कौन ग्रुप? सीक्रेट ग्रुप। क्या नाम है? कार्बोनेरी। इसका कौन थे? सिंपल सा समझ सकते हो, वो लीडर कौन थे? आपका मजीनी, बहुत इंपॉर्टेंट है मजीनी, याद रखना। कार्बोनेरी किससे रिलेटेड है? कार्बोनेरी आपका मजीनी, ठीक है ओके। जो इंस्पायर्ड थे किससे? फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1830। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1830 हुआ था ना, तो उससे पहले किया था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग मिलकर के, तो उससे वो लोग इंस्पायर्ड थे। कौन? आपका मजीनी। मजीनी खुद कहाँ ये स्टार्ट किए थे? इटली टू, ठीक है, मूवमेंट स्टार्टेड इटली टू। और मजीनी ये चाह रहे थे कि नॉर्दर्न और सेंट्रल इटली हो क्या हो सके, यूनाइट कर सके, ठीक है, फॉर्म कर सके यूनाइटेड रिपब्लिक इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इटली। बट ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिच जो वो बार बार उस चीज़ को दबा रहा था, फिर धीरे धीरे उसको भी खत्म कर दिया। इसको आपका मेटरनिच को, इस बात को याद रखिएगा, सॉरी मेजीनी को। मेजीनी कहाँ से थे? इटली से थे। इसके बारे में और भी चीज़ें आएंगी छोटे मोटे आगे जा करके, वो बता देंगे। फिलहाल ये याद रखना, मेजीनी की बात करें, ये किससे रिलेटेड थे? कार्बोनरी, ठीक है ओके। अब आगे आ जाओ। इट वॉज अर्ली स्टेज इटली नेशनल, यहाँ ये एक अर्ली स्टार्टिंग फेज था कहाँ का? इटली का नेशनलिस्ट मूवमेंट का, ठीक है। फिर उसके बाद फुल आया यूनिफिकेशन। फिर आते हैं हम लोग मजीनी का क्या कंट्रीब्यूशन है, यहाँ से हम लोग चीज़ों को देखने लगते हैं। तो छोटा सा था, बस इंट्रो समझ सकते हो, अभी पिक्चर बाकी है। तो मजीनी एक ग्रेट राइटर था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसिपी मजीनी एक ग्रेट राइटर था, रिपब्लिकन सपोर्टर था, और ट्रू एकदम मतलब एक ये क्या बोल सकते हो उसको, ट्रू पैट्रियट, मतलब एक सच्चा देशभक्त था, ठीक है। और वो मोर आइडियलिस्टिक थ्रू देन प्रैक्टिकल प्लान। वो क्या करते थे? आइडियलिस्टिक होता है ना, हम लोग आइडिया बस लगाते हैं, यार ये चीज़ करना है, ऐसे ऐसे करना है। वो ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे, लेकिन उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल प्लान पे ज़्यादा फॉलो करते थे। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अर्ली स्टेज में किसका? यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, ठीक है ओके। तो पहला बात याद रखना, वो कहाँ से थे? राइटर थे, एक रिपब्लिकन आइडियाज़ थे, और एक प्रैक्टिकल वाला इंसान थे, आइडियलिस्टिक प्लान वगैरह बनाने के लिए एक सच्चा देशभक्त थे। उन्होंने 1831, अब याद करने चलो, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है यंग इटली, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस लिए बनाया? वो रिमूव कर सके फॉरेन कंट्रोल फ्रॉम द इटालियन लैंड। सिंपल सा बात है कि यंग इटली इसलिए बनाया 1831 में, फॉर्म किया कौन? मजीनी। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, आखिर क्यों बनाया? ताकि फॉरेन कंट्रोल जो था इटली पे उसको कम कर सके। पहला बात समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। 1834 को फिर यंग यूरोप बनाया ताकि क्या हो सके? नेशनलिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट मिल सके। इसलिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप देखोगे कुछ चीज़ होना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग 1848 रेवोल्यूशन प्रोटेस्ट स्प्रेड हुआ यूरोप, अक्रॉस द यूरोप। मेटरनिच हैव लीव द ऑस्ट्रिया, मेटरनिच ऑस्ट्रिया लीव छोड़ दिया था। एंड मजीनी अगेन रिटर्न आपका इटालियन पॉलिटिक्स में। फिर मजीनी क्या हो गया? रिटर्न हो गया किस में? इटालियन पॉलिटिक्स में। फिर मजीनी चाह रहा था कि क्या होता, वांटेड टू क्रिएट यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक, बट अदर जो किंग्स थे जैसे सार्डिनिया वगैरह ये सब नहीं चाह रहे थे, ठीक है। लीड टू यूनिफिकेशन ऑफ अंडर मोनार्की, सिंपल से बोल रहे थे भाई साहब मोनार्की, ठीक है। लेकिन मजीनी ऐसा नहीं चाह रहे थे, ठीक है ओके। और पॉप लोग चाह रहे थे कि भाई साहब इटली अपना रिलीजियस स्टेट ही रहे, ठीक है, ये भी मसला था। इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण धीरे धीरे पाथ ऑफ यूनिफिकेशन धीरे धीरे डिफिकल्ट हो गया। व्हेन ऑस्ट्रिया अटैक पार्ट ऑफ द इटली, फिर चार्ल्स अल्बर्ट वो एंड डिफेट चार्ल्स अल्बर्ट द नेशनल ये क्रस, जो फिर क्या हो गया, जो चार्ल्स अल्बर्ट आए सिंपल सा वो हरा दिया, सिंपल सा बात है, ठीक है। चार्ल्स अल्बर्ट को हरा दिया गया, फिर ये नेशनलिस्ट मूवमेंट को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। समझे बात को? फिर से समझाते ताकि तुम लोग सीधे समझ सको। पहला बात कि मजीनी एक तो राइटर था, समझ में आ गया, रिपब्लिक आइडिया था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यंग इटली बना दिया, यंग यूरोप बना दिया, ठीक है। वो चाह रहा था कि क्या हो सके, एक यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक हो सके, जैसे इंडियन रिपब्लिक है। लेकिन वहाँ के और दो स्टेट थे, वो लोग तो पहले से यूनाइट था, ठीक है। और जो पॉप लोग थे वो लोग चाह रहे थे कि भाई साहब रिलीजियस स्टेट बन जाए अपना इटली। तो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपस में टकराव हुआ, इसी इसलिए और डिफिकल्ट हो गया यूनिफिकेशन होने में, ठीक है। यूनिफिकेशन होने में पूरा रास्ता में रुकावट आ गया। फिर इसी बात का पता चल गया तो ऑस्ट्रिया वाला पे जा करके अटैक कर दिया, और वो किसका इसमें चार्ल्स अल्बर्ट में। फिर वहाँ से आपका दब गया क्या? ये नेशनलिस्ट मूवमेंट। फिर मजीनी का एफर्ट पूरा का पूरा फेल हो गया। तो क्या हमारा हीरो हार गया? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। फिर सेकेंड फेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली आया। कंटिन्यू करें? हाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। और फर्दर हमारे हीरोज़ आए, उन्होंने ये जंग आखिरकार जीत लिया। आ जाओ सेकेंड
फेजेस ऑफ इटली की बात करें, फर्स्ट फेज खत्म हो गया, अब सेकेंड फेज अंटिल 1848 अटेम्प्ट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली फेल, पूरा मतलब 1848 तक मतलब जितना अटेम्प्ट किया गया वो सिंपल सा फेल ही रहा, ठीक, ओके। द न्यू रूलर ऑफ सार्डिनिया पेरिडमोंट कौन? विक्टर इनामुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको बनाया गया सार्डिनिया पेरिडमोंट का, आपका क्या बोलते हैं उसको, रूलर? तो आपका विक्टर इनामुल नाम ही है, ठीक है, ओके। विक्टर आई थिंक एक गन का नाम है ना, आई थिंक आप लोग जो फ्री फायर में वेक्टर गन का इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं खेलते हैं, हम मैथ में पढ़े वेक्टर, ठीक है। बिलीव, मैथ तो था नहीं बट फिर भी 11 तक पढ़े। बिलीव इन नेशनलिज्म आइडियाज, वो बिलीव रखते थे नेशनलिस्ट आइडियाज़ पे। ही कंटिन्यू एफर्ट यूनिफिकेशन अंडर, देखो वो कंटिन्यू रखे अपना एफर्ट यूनिफिकेशन एंड अपॉइंट किए कोर्ट काबूर को प्राइम मिनिस्टर इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया गया, ठीक है, नियुक्त किए और इम्प्लीमेंट किए क्या पॉलिसीज़ को लेकर के। आज ये कोर्ट काबूर जो है एक क्लेवर डिप्लोमेटिक नेशनलिस्ट थे, एक क्लेवर चालाक डिप्लोमेट और एक देशभक्त से समझ सकते हैं। वो बिहेव्ड दैट ऑस्ट्रिया वाज बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। वो उनको बिलीव था किसको, कोर्ट काबूर को, कि ये जो ऑस्ट्रिया है बंदा सबसे बड़ा दुश्मन, मतलब सबसे बड़ा रुकावट तो यही है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। उन्होंने क्या किया, टू डिफीट ऑस्ट्रिया ही फॉर्म अलाइसेंस विद फ्रांस। ये ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से क्या करना, अब कोई देश को हराना है, अब अकेले थोड़ा सा दिक्कत होता है कि हाँ भाई सब अगर और कोई हो जाए साथ में तो मज़ा ही मज़ा आ जाए, है ना, ओके साथ में। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया को हराने के लिए अलायंस किया, किसके साथ, फ्रांस के साथ। कौन, कोर्ट काबूर। समझते चलो बात को। उन्होंने क्रीमियन वॉर 1854, ठीक है, सिंपल सा रखा, ठीक है, ओके। और वो बोला कि फ्रांस को बोला कि आप सिंपल सा बात यह है कि समझो कि क्रीमियन वॉर हुआ, ठीक है, कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में हुआ। लेकिन कोर्ट काबूर ना उसको, मतलब कोर्ट काबूर को बुलाया नहीं था फ्रांस वाला, बट ये फिर भी चला गया। क्यों? देखो दिमाग देख रहे हो, ये अगर हम इसका बिना बुलाए मदद कर रहे हैं फ्रांस का, ठीक है, ऑस्ट्रिया को हराने में, तो अच्छा ही है ना। बिना बुलाए चला गया तो बोले उसने, हाँ यार जब इसको ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग को भी जाना चाहिए, होता है ना, एक तरीके का इंसानियत भी होता है ना। तो उस तरीके से जैसे भूतों के अंदर भूतानियत होता है, इंसान के अंदर इंसानियत होता है, उसी तरीके से। तो सिंपल सा बात है। फिर एज रिजल्ट तो काबूर को क्या मिल गया, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में क्या जगह मिल गया, ओके। और वो डिक्लेयर किया ऑस्ट्रिया इंटरफेरेंस इन इटली इलीगल। और वहाँ पे वो भाई कॉन्फ्रेंस में उनको जगह मिला, वो बोला कि भाई साहब ये ऑस्ट्रिया जो है ये इंटरफेरेंस होता है इटली में इलीगल तरीके से, ठीक है, ओके। ही ऑल्सो मेड अ सीक्रेट डील विथ नेपोलियन थर्ड। वो सीक्रेट डील करा किसके साथ, नेपोलियन थर्ड ऑफ फ्रांस के साथ। क्योंकि देखो फ्रांस और इसको काबूर को मिलकर के तो हराना था ऑस्ट्रिया को, इसीलिए क्योंकि वो सबसे बड़ा रुकावट था इसलिए। और वो हु एग्री टू हेल्प अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, और ये भी बोला कि वो एग्री हो गया कि ठीक है अगेंस्ट ऑस्ट्रिया के खिलाफ हम आपके साथ देंगे, ठीक है। एक सीक्रेट डील बना दिया गया। रिटर्न काबूर प्रॉमिस टू नाइस एंड सोरोफ टू फ्रांस इन 18 देखना, हाँ 1859 से 1860 ही ब्रॉक आउट बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड पेरिडमोंट of the boundaries issue which France with the France support ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया। एंड आपका जो आपका ये लैम्बार्डे है वॉज टेकन पेरिडमोंट, वो उसको ले लिया गया। सिंपल से दोनों मिलकर हरा दिया फ्रांस को। बात सीधा सीधी इतना समझ में आ रहा है, आ जाना चाहिए, ठीक है, ओके। बोथ अस वॉज ड्रैग्ड ऑन, नेपोलियन गॉट स्कैर्ड एंड ग्रोइंग नेशनलिज्म नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। आपका इटली में आपका नेशनलिज्म पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, फैल गया, ठीक है। After the victory of Lombardy, Napoleon withdrew the troops and against peace talk. Sorry, arranged, not again. आखिर ये जो नेपोलियन थर्ड ये अचानक से पीस टॉक करने क्यों लगा? देखो बात ये है सिंपल सा, देखो जब लैम्बार्डे की लड़ाई हुई और पेरिडमोंट जब जीत गया तब नेपोलियन को नॉर्दर्न आपका जो ये सेंट्रल इटली है तो वहाँ पे देखा कि नेशनलिज्म बढ़ने लगा। तो उसका बढ़ने के डर जब उसको लगने लगा कि भाई साहब अब तो नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए अपनी आर्मी को हटा ली और बोला कि अब शांति से सुलह करते हैं, ठीक है, ओके, शांति से बनाए रखते हैं। फिर ट्रीटी में ये हुआ कि पेरिडमोंट को आपका लैम्बार्डी मिल गया, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ऑस्ट्रिया को आपका जो वैनी है उसका वही मिल गया। ऑस्ट्रिया क्या रखा, केप वैनी, ओके, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, ही प्रॉमिस, किसने प्रॉमिस, देखो बात है कि काबूर ने ना नेपोलियन को कहा था कि अगर तुम सपोर्ट दोगे तो तुम्हें एक टेरिटरी मिलेगी, ठीक है,
अब कोई थोड़ा ना फ्री में लेना चाहेगा, कुछ मिलेगा तब ना। ठीक है, अभी मैं ही तुमको बोलूँ कि ठीक है अगर वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाता, ठीक है, तुमको बोलता है सब्सक्राइब करने, तुम करते नहीं करते ना, तुम भी हो, ठीक है, मानते हैं तुम भी हो बहुत बड़े, ठीक है, ओके ओके कोई बात नहीं। नेपोलियन ने बोला कि ठीक है लेकिन हमको पब्लिक वोट, ठीक है, वो मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ आपस में ट्रीटी रहता था, इसी कारण से उसको क्या बोलते हैं पब्लिक वोट वगैरह हमको मिलना चाहिए। तो इस तरीके से मार्जिंग एरिया में तो उसी ने सिंपल से ये प्रॉमिस किया था और ये वो उनको चीज़ें मिला। ठीक है, एज पीपल सपोर्टेड प्रेडमंड कोर्ट का वो इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, ओके। फिर वो क्या किया, 1860 से लेकर के 61 का कोर्ट का वो यूनाइट कर दिया ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एक्सेप्ट रोम को छोड़ करके, बाद बाकी ये बंदा पूरा का पूरा को यूनिफाई कर दिया गया। ठीक है, ओके। ऑस्ट्रेलिया डिडंट इंटरफेयर, ठीक है, इट वॉज अफ्रेड ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड एंड वॉज ऑल्सो बिजी विथ जर्मनी, सिंपल सा बात है। फिर दूसरा हमारा हीरो आता है जिसका नाम है गारिबाल्दी। अब आ जाते हैं गारिबाल्दी, वैसे 1 घंटा ज़्यादा होने वाला है, बस लास्ट टॉपिक है, ख़त्म करेंगे फटाफट से इसको। गारिबाल्दी की बात करें, ये यूनाइट किया था, ट्राई टू यूनाइट साउदर्न इटली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, देखते रह जाओगे हैं कौन सा इटली तो किया था, बट कौन सा इटली, साउदर्न इटली को। ठीक है, इस बात को याद रखना अपने स्ट्रगल से, ठीक है, सेटअप पब्लिक सेटअप से। वो एक क्या थे, प्रोफेशन से नाविक थे, सेलर थे, इस बात को याद रखना। और वो फॉलोअर्स थे मजीनी के आइडियाज़ को, फॉलोअर्स थे। अब सोचो तुम किसी के फॉलोअर्स को आइडिया को फॉलो करते हो तो उसका बात, उसका जो सपना था उसको पूरा करोगे ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे गांधी जी है ना, उसके आइडियाज़ को हम लोग फॉलो करते हैं, तो उसके राह पे चलने की कोशिश करते हैं कि नॉन वायलेंस ना हो, ठीक है, सॉरी वायलेंस ना हो, उल्टा बोल रहे हैं, है ना, ओके। तो सच की राह में चलना चाहिए, है ना, ओके, ये सारी चीज़ें तो वही वाला चीज़ है। और वो क्या करा था, बट लेटर सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अंडर द कवर इन्फ्लुएंस, और कवर से इन्फ्लुएंस होकर के वो बोला कि ठीक है हम लोग सपोर्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। गरीबाल्दी अपने आर्मीज और वॉल्टियर्स एंड क्या बोलो कि क्या नाम है यार, फॉर्म क्या अपना आर्मी ऑफ वॉल्टियर्स, और वो अटैक कर दिया कि इसको आपका स्लिकी और नेपलीस पे। ठीक है, इस बात को याद रख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। द लोकल पीपल अनहैप्पी फॉर देयर रूल, जो लोकल पीपल थे वो अनहैप्पी थे उसके रूल से, और वो सपोर्ट करने लगे किसको, गरीबाल्दी। फिर उसके बाद उन्होंने एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाया और रूल किसके नाम से, कोर्ट विक्टर इनामुल के नाम से सिंपल से उन लोग रूल करने लगा। ठीक है, एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाया। ठीक है, ओके। इन 1862 गरीबाल्दी प्लान किया अटैक रोम, गरीबाल्दी अटैक किया कि हम लोग क्या करते हैं अब रोम को अटैक करते हैं, बट कावूर जो है वो अपोज था इट। ठीक है, अब फिर गरीबाल्दी मीट कपूर, उन्होंने बोला कि कपूर हम लोग एक बात करते हैं सिंपल सा कि आखिर क्यों बना के जाके मिल के आ जाते हैं। उन्होंने सिंपल सा दोनों मिलकर प्लान बनाया कि किस तरीके से अटैक करना रोम पे, कहाँ नहीं चल रहा, बस सिंपल से लेते चलो। वो लोग अपना अपना प्लान बना लिया सिंपल सा। फिर बात ये हुआ कि ही हैंडेड ओवर ऑल द कैप्चर रीजन टू विक्टर इनामुल। फिर ये बात हुआ, उसको बात बताया, उसका प्लान जो भी था काबूर को दे दिया। ठीक है, और जो गरीबाल्दीज थे उन्होंने अपना जितने भी जो चीज़ कमाए, ठीक है, जितना वो सारी चीज़ें किसको दे दिया, विक्टर इनामुल को दे दिया। ठीक है, इस बात को याद रखना, ओके। कौन दिया, इस बात को याद रखना, ये अपना गरीबाल्दी लोग दे दिया। ठीक है, विदाउट एनी ट्रीटी, बिना किसी ट्रीटी के, क्योंकि भाई सबका एक ही मकसद था, हम सब का मकसद एक ही है। टीम नहीं वो नहीं था, इनका मकसद था कि सबको एक ही यूनिफाई करना है। ठीक है, वन विक्टर इनामुल ऑफर्ड हिम एज अ साउदर्न इटली, तो गरीबाल्दी रिफ्यूज़ कर दिया उसको। विक्टर इनामुल बोला कि भाई साहब ठीक है एक काम कर लो, इतना कुछ दे रहे हो तो साउदर्न इटली रख लो, उसमें राज कर लो। बोले नहीं हमको नहीं चाहिए, रिफ्यूज़ कर दिया गया। जितना भी था सारे कुछ डोनेट कर दिया देश के प्रति। ठीक है, और वो एज अ सिंपल एज अ सिंपल फार्मर वाला ज़िंदगी जीने लगा। कौन, आपका गरीबाल्दी। कितने अच्छे महान आदमी थे, क्या उच्च विचार थे। आगे बढ़ते हैं, ड्यू टू सेक्रीफाइस, ठीक है, और अपना जो सेक्रीफाइस के कारण, देशभक्ति के कारण उनसे इंस्पायर होकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय ने इन पे क्या लिखा, बायोग्राफी लिखा, किस पे, गरीबाल्दी पे। क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में, यहीं से आया था। ठीक है, फिर 1862 को मतलब इस कोर्ट काबूर जो है उनका डेथ हो गया और यूनिफिकेशन क्या हो गया, नहीं हो पाया। अब क्या, अब फिर यूनिफिकेशन अब रोम में आ गया। तो देखो
वहाँ पे किसका डेथ हो गया, यहाँ पे इस बात को याद रखना, काबूल का भी डेथ हो गया। फिर बचा कौन, विक्टर इनामुल। ये क्या करने लगा, ये इन विक्टर इनामुल हिमसेल्फ कंप्लीट द यूनिफिकेशन ऑफ रोम एंड वेनिक। ये सिंपल सा कंप्लीट किया यूनिफिकेशन ऑफ रोम और वेनिक को 1870 से लेकर के 1871, जो ब्रॉक आउट द फ्रांस एंड पर्शिया। ठीक है, फ्रांस कुड नॉट लॉन्गर प्रोटेक्ट द पॉप, द विक्टर इनामुल टू कंट्रोल रोम। पूरा का पूरा विक्टर जो इनका सपना था वो भी इनामुल पूरा कर दिया गया। ठीक है, ओके। और वो पॉप जो है ये लॉक हिमसेल्फ इनसाइड द वेटिकन सिटी, जो पॉप लोग थे वो खुद को वेटिकन सिटी में खुद को लॉक कर दिए गए। और जो इनामुल है वो टुक ओवर द रेस्ट ऑफ द रोम एंड मेड द कैपिटल ऑफ इटली। ठीक है, कैपिटल ऑफ इटली बना दिया गया, सिंपल सी बात है। उसके बाद फिर पॉप जो है इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर धीरे 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 चेंजेस के बाद वो लोग भी एक्सेप्ट कर लिए गए। थस बाय 1871 यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ, 1871 को फाइनली कंप्लीट हुआ। और इसका जो भी नेशनलिस्ट थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उनका नाम लाइक मेज़िनी हो गया, कबूर हो गया, गरीबाल्दी हो गया एंड विक्टर इनामुल हो गया। ये सारे हीरोज़ ने मिल करके काम किया बहुत लंबा समय तक और आखिरकार यूनिफिकेशन कर लिया इटली का। इसी तरीके से कल भी हम लोग अपने हीरोज़ के साथ, कल या परसों एक दिन गैप लेकर के जर्मनी का भी यूनिफिकेशन कर देंगे, फिर एग्ज़ाम में भी इसको फिनिश कर देंगे। मिलते हैं हम लोग 1 घंटा बहुत दिन बाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, क्या चीज़ और इम्प्रूवमेंट करना है वो चीज़ बता सकते हो। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।